स्वागत है आप सभी का विवेक पाठशाला पे। इसके पहले की कक्षाओं में हमने प्राकृतिक साधन जिसे प्रायः नवीनीकरण ऊर्जा कहते थे उसके बारे में बातचीत की है। आज की कक्षा हम बात करेंगे कि जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसे हम नवीनीकरण ऊर्जा तो कह रहे हैं, इसके साथ साथ यह बात करेंगे कि प्राकृतिक संसाधन के साथ साथ प्रायः प्राकृतिक रूप से आपदाएं भी आती हैं। मानव जनित आपदाओं पे हम लोग इसमें बात नहीं करेंगे, प्राकृतिक आपदाओं पे बात करेंगे कि प्राकृतिक संसाधन जिस प्रकार से हमें उपलब्ध है जीवन यापन करने के लिए, ठीक उसी प्रकार से प्राकृत अपने को समन्वय रूप स्थापित करने के लिए अनेक रूपों में हमारे सामने प्रकट होती है, जो प्रायः जनमानस जिससे प्रायः अपार जनमानस की अनेक क्षति होती, जिससे जीवन और जीवन जीने की जो शैली वो प्रभावित होती, जिसमें जान-माल दोनों का खतरा होता है, उसे हम प्राकृतिक आपदाएँ कहते हैं। हम एक-एक करके देखेंगे एक आदमी भाषा में प्राकृतिक आपदाओं से रोकथाम कैसे किया जाए और एक आदमी भाषा में प्राकृतिक आपदाओं को क्या कहा जाता है, उस पे हम एक-एक करके अपनी बात करेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं कि नेचुरल हजारा या नेचुरल डिजास्टर दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, दोनों के नाम में अलग है, जिसे प्रायः प्राकृतिक खतरे और प्राकृतिक आपदाओं के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको हम देख रहे हैं। प्राकृतिक खतरे यानी कि जो भी प्राकृतिक रूप से उथल-पुथल हो रही, जैसे सुनामी हो गया, बाढ़ आ गया, सूखा आ गया या भूकंप आ गया। यानी कि प्राकृतिक खतरा के बाद ही जब प्रकृति के दौरान सुनामी या जो भी कुछ ऐसी गतिविधियाँ हो रही जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है, उसके बाद ही इसे यानी कि यह पूरी प्रक्रिया जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है, उसे हम प्रायः नेचुरल हजारा के नाम से जानते हैं, यानी कि प्राकृतिक खतरा कहते हैं। प्राकृतिक खतरा के बाद ही प्राकृतिक खतरा के बाद ही इसे प्रायः जो जनमान की क्षति हुई रहती है उसे हम प्राकृतिक आपदा का नाम देते हैं। इसको आसान भाषा में समझें कि प्राकृतिक खतरा यानी कि कहीं पे भूकंप या सुनामी आ रहा है, उसे हम प्राकृतिक खतरा कहेंगे और इस सुनामी और भूकंप आने के बाद जो जन और वहाँ के जो भी समुदाय या जो भी जीवन जी रहे हैं, उन पे अगर नुकसान पहुँच रहे तो उसे हम प्राकृतिक आपदा कहेंगे। इसको मापने का एक निश्चित सीमा ये है कि अगर कहीं पे प्राकृतिक खतरे आ रहे हैं तो उस भौगोलिक सीमा में कितने जन और जनमानस जिससे प्रायः लोगों की क्षति हुई उसके दौरान इसको मापा जाता है और समुदाय अपने संसाधनों के साथ सामना नहीं कर पाते हैं। समझ में आ रहा हो कि नेचुरल हजारा और डिजास्टर किससे कहते हैं। नेचुरल हजारा यानी कि प्राकृतिक आपदाएं वो हैं जिससे जनजीवन प्रभावित होती है। जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उसके बाद जो जनजीवन पे उसका प्रभाव पड़ता है उसे हम प्राकृतिक आपदा यानी कि उसका अगर विभीषिका जिसे कहा जाता है कि व्यापक रूप से है, यानी कि अगर कहीं पे भूकंप भूकंप आ रहा है, अगर जन वहाँ के जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका इलाका सीमित है, वहाँ पे ज़्यादा नुकसान नहीं हो तो उसे हम प्राकृतिक आपदा का नाम नहीं देंगे। जैसे देखे होंगे कि कोविड जब महामारी वैश्विक स्तर पे फैल चुकी थी, जब पहले सूक्ष्म रूप से थी, यानी कि यह महामारी चाइना से लीक हुई थी, तो जब चाइना के किसी एक शहर में यह फैली हुई थी तो इसे हम प्राकृतिक खतरा तो कह रहे थे, लेकिन इसका विस्तार भौगोलिक स्तर पे नहीं था, तब तक इसे हम प्राकृतिक खतरा के रूप में ही रखे थे। लेकिन जैसे-जैसे इसका विस्तार यानी कि जैसे-जैसे इसका विस्तार भौगोलिक स्तर पे संपूर्ण भारत या यूँ कहें संपूर्ण विश्व में फैल गया, तो इस प्राकृतिक खतरे को हम अब आपदा का रूप दे दिए, उसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। शायद यह बात अब समझ में आ गई हो। अब कुछ प्राकृतिक खतरे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि प्राकृतिक खतरे के प्रकार हैं, जिसे प्रायः टाइप ऑफ नेचुरल हज़ारा के नाम से भी जाना जाता है। उसमें प्राकृतिक खतरे में देखा जाए तो जियोफिजिकल हज़ारा यानी कि यह भूमि से संबंधित है, जिसे भूभौतिकी खतरे कहते हैं। जियोफिजिकल हज़ारा के आशय है कि यह भूमि से संबंधित है, भूमि से संबंधित है तो यहाँ पे पृथ्वी पे भूकंप आ सकता है, ज्वालामुखी आ सकती है, विस्फोट हो सकता है, सुनामी आ सकती है।
भूस्खलन हो सकता है, यानी कि भूमि से संबंधित है तो भूमि पे जो भी गतिविधियां होगी जिससे जनजीवन प्रभावित होगा उसे जियो फिजिकल हजारा के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पे है हाइड्रोलॉजिकल हजारा, यानी कि यह जल से संबंधित है। जल से प्रायः भूकंप आ सकता है। जल से यानी कि जल से प्रायः बाढ़ आ सकता है। और इसके साथ साथ अगर समुद्र में सुनामी आ रही तो अभी जल से सुनामी आ जाए, उसे हम हाइड्रोकल हजारा के नाम से जानते हैं। उसके बाद है मौसम संबंधित खतरे, यानी कि मेट्रोलॉजिकल हजारा, यानी कि मौसम संबंधित खतरे में साइक्लोन, यानी कि जब क्षोभ मंडल में उच्च दाब और निम्न दाब की स्थितियां उत्पन्न होंगी तो साइक्लोन का उत्पन्न होगा, जिसे प्रायः चक्रवात या तूफान के नामों से जाना जाता है। क्लाइमेट हजारा, यानी कि क्लाइमेट हजारा में देखा जाए तो उसमें जलवायु संबंधी जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जिससे अगर जलवायु संबंधित परिवर्तन होगा यानी कि तापमान अधिक होगा तो उसमें क्या होगा, सूखा हो जाएगा, कहीं वर्षा अधिक होगी, कहीं जंगल में आग लग जाएगी जिससे जनजीवन प्रभावित होगा, उसे हम बायोकेमिकल हजारा के नाम से जानते हैं। उसके बाद है जैविक खतरा, जिसे बायोलॉजिकल हजारा के नाम से जानते हैं। जैविक खतरा के सबसे सशक्त उदाहरण हम देखेंगे कि जो महामारियां उत्पन्न होती है, कोविड महामारी हो, हैजा हो, प्लेग हो, यानी कि जो जैविक कारणों की वजह से महामारी उत्पन्न होती है उसे बायोलॉजिकल हजारा के नाम से जानते हैं। स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना ना के बराबर है, लेकिन हमने स्टेप बाय स्टेप करके अपनी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या है। अब चर्चा होगी कि रोकथाम या न्यूनीकरण प्रायः प्रिवेंशियल और मिलेशियन के नाम से जाना जाता है, यानी कि रोकथाम और न्यूनीकरण यह कहीं पे कोई प्राकृतिक आपदाएं घटित हो चुकी हैं, चाहे वह मानवीय कारणों के दौरान देखेंगे कि एक देश दूसरे देश पे आक्रमण करता है तो अनेक प्रकार की मिसाइल बमों का उपयोग करता है। यानी कि जो भी प्राकृतिक आपदाएं घटित हो चुकी हैं उसको रोकथाम या कैसे उसको प्रभाव को कम किया जाए उसे ही रोकथाम एवं न्यूनीकरण के नाम से जानते हैं। पुनः समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले स्टेप पे अगर कहीं पे प्राकृतिक आपदाएं घटित होने वाली हैं या घटित हो चुकी हैं, यह सुनिश्चित किया जाए कि अगर कहीं प्राकृतिक आपदाएं मानवीय कारणों या प्रकृति के दौरान घटित हो रही हैं तो वहाँ पे कोशिश किया जाए कि उन प्राकृतिक आपदाओं को रोकने का प्रयास किया जाए। जैसे इसका उदाहरण देखा जाए तो बहुत बार सुनने में आता है कि कोई बड़ा सा कोई बड़ा सा क्षुद्र ग्रह या बहुत बड़ा तो कोई पत्थर पृथ्वी की सतह से टकराने वाला है तो वैज्ञानिक उसे प्रायः अपने यंत्रों के दौरान उसकी दिशा को परिवर्तित करके वह समुद्र में गिरा देते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर कोई देश दूसरे देश पे मिसाइल आक्रमण करना चाहता है तो उस मिसाइल को प्रायः अनेक यंत्र हैं जो मिसाइल डिफेंडर के नाम से जानते हैं, उसका प्रयोग करके उसको प्रभाव को सीमित किया जाता है। अब स्टेप 2 उस पे हम बात करेंगे कि जो भी प्राकृतिक आपदाएं हुई हैं उसमें कोशिश किया जाए कि मानवीय जो यानी कि मनुष्य का जो जीवन है उससे प्राकृतिक आपदाओं से कम प्रभावित हो। इसे वो पेंसहंती और मिलेनियंस के नाम से भी जाना जाता है। अब उसके बाद चर्चा हो रही है कि भाई प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी, उसका रोकथाम करेंगे। रोकथाम करने के जो तरीके हैं उस पर अब हम बात करें तो पहले स्टेप पे देखेंगे स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर, समझेंगे स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर, यानी कि कहने का आशय है कि भाई प्राकृतिक आपदाएं दो प्रकार से कम किया जा सकता है। पहला कि संरचनात्मक उपयोग प्रयोग जिसे स्ट्रक्चरल कहा जाता है। संरचनात्मक उपाय से यह है कि जैसे अगर किसी बिल्डिंग या पुल का निर्माण हम कर रहे हैं तो प्रायः भूकंप आने की जिस एरिया में संभावना अधिक है तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी मकान का निर्माण कर रहे हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को हम मजबूत करेंगे और उनमें प्रतिरोधक क्षमता यानी कि मकान की जो भी बनावट है उसकी सांचा इस प्रकार विकसित करेंगे कि अगर कोई प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप हो, लैंडस्लाइड हो या अधिक मात्रा में तो जल बहाव हो,
उससे वह झेल सके, उसे हम प्रायः संरचनात्मक उपाय कहते हैं। स्ट्रक्चरल मतलब कि उससे कह रहे हैं कि अगर कोई भी हम निर्माण गतिविधि कर रहे हैं तो उसमें मजबूती के साथ और उनकी मानक के अनुसार उसका निर्माण करेंगे कि अगर कोई भी प्राकृतिक आपदाएं घटित हो रही हैं तो उसको वह सह ले। दूसरा है नॉन स्ट्रक्चरल मेजर यानी कि गैर संरचनात्मक उपाय, उससे कहते हैं इसमें किसी भी प्रकार की देखिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से कुछ भी लेना देना नहीं है। स्टेप 1 इसे हम कहेंगे। स्टेप 2 पे बात रखेंगे कि अगर इस प्रकार से अगर कोई किसी से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेना देना नहीं है तो इन प्रकार के विधि में प्रायः सरकार के दौरान या नीति निर्देशक के दौरान अनेक प्रकार के कानून बनाए जाते हैं और लोगों को जागरूक किए जाते हैं इस विधि के माध्यम से। और उन्हें प्रायः जोखिम यानी कि देखे होंगे कि जोखिम के दौरान लोगों में आपस में जागरूक पहले से किए रहते हैं और इसके साथ साथ उन्हें तो प्राकृतिक आपदाओं या मानव जनित आपदाओं से लड़ने के लिए या उनसे निपटने के लिए प्रायः अभ्यास कराए जाते हैं यानी कि लोगों को जागरूक किया जाता है। इसे नॉन स्ट्रक्चर मेथड या रिसोर्स के नाम से जानते हैं। अब तो यहाँ तक तो कानूनी कार्रवाई से संबंधित कुछ नियम कानून बने उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए तो NDMA, जिसका पूर्ण नाम पूछ सकता है कि NDM का पूर्ण नाम क्या होगा, तो नेशनल डिजास्टर मेजरमेंट अथॉरिटी। पुनः देखेंगे NDMA, जिसका पूर्ण नाम नेशनल डिजास्टर मेजरमेंट अथॉरिटी, यानी कि इसका पूर्ण नाम राष्ट्रीय आपदा प्रबंध, जिसे NDMM कहा जाता है। यानी कि NDMA का पूर्ण नाम नेशनल डिजास्टर मेजरमेंट अथॉरिटी के नाम से जानते हैं। किसी भी देश को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए या मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए हर देश अपने देश की नागरिक को सुरक्षा करने के लिए कुछ सरकारी प्रावधान के अनुसार उन्हें कानून के रूप में वैधता देती है। ठीक उसी प्रकार से भारत ने भी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक संस्था का गठन किया जिसका नाम है राष्ट्रीय आपदा प्रबंध। और भारत सरकार के शीर्ष निकायों संस्थाओं में से यह एक शीर्ष निकाय संस्था है। इसमें नीतियों को बनाया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। और इस संस्था की स्थापना 23 दिसंबर 2005 को भारत सरकार अधिनियम के दौरान हुआ। इसके जो मुख्य सदस्य यानी कि जो इसके तो सचिव हैं प्राय मंत्रालय यानी कि गृह मंत्री के अधीन होते हैं। अब तो प्राकृतिक हम आपदाओं के बारे में बात करें, अब उसके बाद हम कह रहे हैं कि मानव जनित खतरों के बारे में हम जान लें थोड़ा सा। इससे तो आप लोग सब कोई परिचित होगा। जैसे अ, इंथ्रो गो इसे प्राय इंथ्रोपोली हजादा कहा जाता है, यानी कि मानव जनित खतरा उसे कहते हैं कि मनुष्यों के दौरान एक दूसरे मनुष्य के लिए जीवन यापन करने में जो भी खतरा उत्पन्न होते हैं उसे मानव जनित खतरा कहते हैं। स्टेप 2 पे हम देखेंगे कि इसके माध्यम से मानव जनित खतरा के माध्यम से आतंकवाद हो गया, अर्थव्यवस्था को तहस नहस करना, प्रौद्योगिकी खतरा, आग परिवहन जैसे खतरे हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं उसे मानव जनित खतरा कहते हैं। इसे इसे एंट्रोपियल हजादा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ की कक्षाओं के लिए इतना ही, धन्यवाद।